दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने रानू के लिखे हुए उपन्यास कांटों का उपहार सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसके दो शब्द जो है उसको मैं आपको सुनाता हूँ और आपको छोटे छोटे भागों में यह कहानी सुनने को मिलेगी। इस संसार में कोई पाप ऐसा नहीं है जिसकी क्षमा ना हो। वह क्षमा पापों की अधिकता या कमी के अनुसार ही मनुष्य को मिलती रहती है। यह चाहे सजा के रूप में हो या पश्चाताप में। मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित यदि इसी संसार में कर ले तो उसकी आत्मा अवश्य शुद्ध हो जाती है। मेरा तो ऐसा विश्वास है। राजा विजय भान सिंह ही नहीं, उनके बाप दादा के लिए भी अपने कस्बे की भोली भाली लड़कियों के अरमानों को कुचल कर अपनी हवस की भूख मिटा लेना एक साधारण सी बात थी। परंतु राधा जैसी एक नटखट और अलहड़ सी लड़की की अदाएं आह बनकर राजा विजय भान सिंह के दिल में ऐसी उतरी कि उनकी जीवन धारा ही बदल गई। रामगढ़ का इलाका दूर दूर तक फैला हुआ। सुबह की किरणें फूटकर चप्पे चप्पे पर अपना जाल बुन चुकी थी। वातावरण स्वच्छ था। नीले गगन की चादर पर पक्षी उन्मुक्त उड़ रहे थे। किसान अपने हल संभाले बैलों की जोड़ी सहित खेतों पर निकल चुके थे। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, टेढ़े मेढ़े रास्ते, छोटे बड़े छोटे खपरैल के मकान, ईंट और पत्थर के मकान। बच्चों ने धूल और मिट्टी में खेलना आरंभ कर दिया था और राधा राजा विजय भान सिंह के साथ उनके राजमहल की सबसे ऊंची मंजिल पर एक किनारे खड़ी इस कस्बे का पूरा नक्शा आज पहली बार देख रही थी, जिसकी वह एक साधारण सी गोरी थी। पलकों पर आंसू मोती के समान टके हुए थे, जिसके चारों ओर फैला काजल उसके जीवन के सम्मान अंधकारमय बन चुका था। माथे की बिंदिया फैली हुई, लटे बिखरी, ओठ सूखे, दिल पर दर्द की चोट लगी हुई और मस्तक सिलवटों से भरा हुआ था। इन सिलवटों में किसी निर्दय के प्रति घृणा झलक रही थी। मन के अंदर नफरत की आग भड़क रही थी। उसकी कनपट्टी के समीप चोट लग जाने के कारण रक्त जम गया था। कलाइयां चूड़ियां टूट जाने के कारण कट गई थी। ब्लाउज के बटन टूटे हुए थे। कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। उनकी सांसों मानो अंदर ही अंदर गहरी होकर घुट जाना चाहती थी। ऊपर से देखने पर वह उसी नदी के समान गंभीर और खामोश थी, जिसकी गोद में अनगिनत अरमानों की लाशें दम तोड़कर चुपचाप बैठ जाती है। यह देख रही हो राधा? राजा विजय भान सिंह ने अपने दाएं हाथ से पूर्व दिशा की ओर गांव की दूर तक फैली हुई सरहद की तरफ इशारा करते हुए कहा। ऐसा करते हुए उनकी अंगुलियों में पड़ी हीरे की अंगूठियां सूरज की किरणें से टकराकर चमक उठी। उन्होंने बात जारी रखी। यह सारा इलाका जहां भी तुम्हारी दृष्टि पहुंच सकती है, यह सब मेरा है। शब्द मेरा पर उन्होंने विशेष जोर दिया। मैं इसका एकमात्र मालिक हूँ, राजा हूँ और यहाँ के लोग मेरी प्रजा। यह सब मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। राधा कुछ नहीं बोली, केवल सामने देखती रही। जहाँ कुछ ही दूरी पर एक विशाल वृक्ष था। इसकी जड़ में सीमेंट का एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था, जिसकी सतह पर खून से हजारों बेगुनाहों की कहानी लिखी हुई थी। उसने आंखें बंद कर ली और अपने होठ विच लिए और उनकी आंखों में अपनी छोटी बहन कम्बो की तस्वीरें घूम गई, जो 14 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि विजय भान सिंह की वासना का शिकार हो गई। और फिर किसी को अपना मुंह न दिखा सकने के कारण उसने एक रात इसी वृक्ष की टहनी से लटक कर फांसी लगा ली थी। सुबह जब उसके बापू ने विजय भान सिंह से इंसाफ मांगते हुए दुहाई दी थी, तो उसकी जुबान बंद करने के लिए इस जालिम ने उसे दूसरे इल्जाम में फंसाकर इसी वृक्ष से बंधवा दिया था और कोड़ों से मार मार कर उसकी खाल खींच ली थी। इतनी भयानक यातना पाकर वह दूसरे ही दिन मर गया था। राधा के बापू के इस भयानक अंजाम को देखकर गांव वालों को दिल में विजय भान सिंह का अत्यधिक भय समा गया था। राधा ने विजय भान सिंह को दिल की गहराइयों से बद्दुआ दी। यदि उसके बस में होता तो वह चंडाल का मुंह नोच लेती, परंतु एक गरीब लड़की थी, वह केवल तड़प कर रह गई। राजा विजय भान सिंह ने राधा की बाहें थामी और उसे दूसरी ओर ले गए, पश्चिम दिशा की ओर। काफी दूर कुछ एक ताड़ के वृक्षों पर बैठे गिद्ध स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने कहा, उन ताड़ के वृक्षों से भी बहुत दूर, जहां तुम्हारी दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती, सब हमारा है। मैं यह सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें इस इलाके की रानी बना दूंगा। यहाँ के निवासी तुम्हारी प्रजा होंगे, लेकिन एक शर्त, मुझे क्षमा कर दो। मेरे प्रति अपने दिल में एक जगह बना लो। अपनी उदासी को भूलकर
मेरे प्रति दिल खोलकर मुस्कुराने लगो। मुझे इस संसार में और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम स्वयं जानती हो मुझे इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं रही है। मैंने जो कुछ भी चाहा वह एक इशारे पर कदमों में आ गिरा, परंतु कल रात तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के बाद ही न जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मैंने तुम पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुम पर ही नहीं, उन तमाम लड़कियों पर जो मेरी वासना का शिकार हुई है। तुम्हारी इन काली आंखों में न जाने कैसा जादू है। इनमें अपने प्रतिबिंब को देखकर मेरे अंदर का मानव जाग उठा है। मेरे अंदर की इंसानियत मुझे धिक्कार रही है। राधा, क्या तुम मुझे क्षमा करके एक नया जीवन अपनाने का मौका नहीं दोगी? राजा साहब, राधा ने भीगे स्वर में तड़पकर कहा, आपको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगी, मरते दम तक नहीं। आपको क्षमा करके मैं उन सैकड़ों हजारों अबलाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का एक बड़ा पाप अपने ऊपर ले सकती हूँ जिसकी अभिलाषाओं का खून आपके सिर पर है। उन मजबूर और बेबस लड़कियों में मेरी भोली भाली बहन भी सम्मिलित है। उसे उठवाते समय आपने यह तक नहीं सोचा कि वह कच्ची आयु की लड़की आपकी वासना की भूख मिटाने योग्य है भी या नहीं। आपके जुल्म के कारण उसने अवश्य आत्महत्या कर ली, परंतु मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं जीऊंगी और जीवित रहकर संसार के आगे आपका भांडा फूटने की प्रतीक्षा करूंगी। आखिर कोई तो इस संसार में ऐसा उत्पन्न होगा जो आपके कर्मों का फल आपको देगा। आप मनुष्य नहीं, शैतान हैं। मुझे शादी के मंडप से उठवाते हुए आपने यह नहीं सोचा था कि आपकी इस करनी से मेरा बूढ़ा बाप मर जाएगा, अनगिनत लोगों का दिल टूट जाएगा। राजा साहब, ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ नहीं देखता है, वह सब्र करते हुए सबकी सुनता है। आप देख लीजिएगा, दौलत का यह घमंड एक दिन टूट टूट कर चूर हो जाएगा। आप कहीं के नहीं रहेंगे। मेरी सिसकियां आपको खा जाएगी, मेरे आंसू आपको जीने नहीं देगी, मेरी आहें इस खूबसूरत महल को खंडहर बना देगी। लड़की सहसा समीप आए एक मंत्री ने राधा की बात सुनकर अपनी तलवार बाहर खींची, चाहा कि अपने स्वामी के अपमान के बदले में उसका सिर कलम कर दे, परंतु तभी राजा विजय भान सिंह बीच में आ गए। प्रताप, उन्होंने उसे हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा, कहने दो इसे, कहने दो, जो कुछ भी इसके मन में है कह लेने दो, इसे मना मत करो। कहूंगी और जरूर कहूंगी, राधा तड़पकर बोली। जब तक जीवित रहूंगी तब तक तुम्हारे राज्य की बर्बादी की कामना करती रहूंगी। राधा जोश में एकदम से आप कहते कहते तुम पर उतर आई। प्रताप सिंह राजा विजय भान सिंह का मंत्री ही नहीं, मित्र भी था। उससे यह अपमान सहन नहीं हो सका तो कंधा झटक कर तलवार म्यान में डालते हुए वहां से चला गया। राधा ने अपनी बात जारी रखी, रोते हुए बोली, इस हवेली में दिन रात उल्लू बोलेंगे, चमगादड़ और सियारों का यह अड्डा बन जाएगा। यहाँ आत्माएं भटक भटक कर तुम्हारा गला दबाती फिरेगी। लोग इस हवेली, इस राजमहल की चौखट पर थूकेंगे। एक अबला की आह कभी बेकार नहीं जाती। राधा, राजा विजय भान सिंह ने सब्र से काम लिया, बोले, कल किसने देखा है, लेकिन फिर भी यदि मैं अपने पापों का पश्चाताप कर लूं तो क्या तुम तब भी मुझे क्षमा नहीं करोगी? कभी नहीं। राधा अटल मन से बोली, बल्कि मैं चाहूंगी कि भगवान तुम्हें ऐसी जगह मारे जहां तुम पानी की एक बूंद को भी तरस जाओ, तुम्हें चिता भी प्राप्त नहीं हो, तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ जाएं, गिद्ध और कौवे तुम्हारी लाश को नोच नोच कर खाएं। नहीं राधा, नहीं, ऐसी नफरत मत करो, वरना मेरा जीवन जीना कठिन हो जाएगा। राजा विजय भान सिंह ने अपने ओठ भींचे, उनकी आंखें छलक आई। तुझे मुझे क्षमा करना ही पड़ेगा, ऐसा समय नहीं आएगा। राधा ने उसी प्रकार सामने देखते हुए कहा और मन की गहराइयों से उन्हें फिर कोसा, ऐसा समय आएगा। राजा विजय भान सिंह बोले, ऐसा समय अवश्य आएगा, परिस्थितियां क्या नहीं करती, तब तुम मुझे क्षमा ही नहीं करोगी, प्यार भी करने लगोगी। मेरी तड़प देखकर तुम्हारे दिल में दर्द उठने लगेगा, मेरी आंखें उदास पाकर तुम्हारी पलकें भीग जाएगी। अपने पापों का मैं ऐसा प्रायश्चित करूंगा, ऐसा पश्चाताप कि तुम मुझे अपना लोगी। संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तभी प्रताप सिंह फिर वहां आदम का। विजय भान सिंह की भीगी आंखें देखकर उसने राधा को घूर कर देखा, मगर फिर नजर फेर कर बोला, महाराज, गांव से फरियादी आए हैं, तुम इन्हें रंगमहल में पहुंचा दो, हम अभी दरबार में पहुंचते हैं। विजय भान सिंह ने अपनी अवस्था संभाल कर राधा की ओर इशारा किया और फिर दूसरी ओर मुंह फेर लिया। राधा ने अपनी दृष्टि नीचे झुका ली। उसने देखा हवेली के पिछले भाग में चार दीवारी के अंदर एक तालाब है, छोटा सा खूबसूरत तालाब जिसकी सतह पर रंग बिरंगे फूल तैर रहे हैं। तालाब से उठती इत्र की सुगंध उसके नथुनों तक पहुंच रही थी, परंतु उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह फूलों का इत्र नहीं, गांव की कमसीन और मासूम लड़कियों के शरीर से निचोड़ा हुआ रक्त है, जो सड़ सड़ कर उसके नथुनों में नासूर उत्पन्न कर रहा है।
तालाब की चारदीवारी को अनगिनत सुंदर नग्न शरीरों को मछलियों के समान बल खाकर तैरते हुए देखने का सौभाग्य वर्षों से प्राप्त था। तालाब के बाहर एक और बेत के कुछ एक मोढ़े सजे थे, इधर उधर सिपाही टहल रहे थे। राधा ने घृणा से उस ओर थूकना चाहा, परंतु उसका गला सूखा हुआ था। उसकी यह इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। मंत्री प्रताप सिंह उसको चलने का इशारा कर रहा था। सीढ़ियां उतरकर वह नीचे पहुंची। सामने के लंबे चौड़े बरामदे में फिर वहीं बीच के कमरे में प्रविष्ट हुई। एक पल के लिए वह ठिठकी। एक बहुत बड़ी तस्वीर थी, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत तस्वीर किसी विदेशी चित्रकार द्वारा बनाई गई थी, जिसमें उसने तूफान में फंसी एक कश्ती को मौजों का मुकाबला करते दिखाया था। नाविक के पतवार टूट गए थे, परंतु फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा था। इस तस्वीर ने उसके अंदर जीवित रहने की अभिलाषा दृढ़ कर दी। उसने सोचा वह भी अपने जीवन को राजा विजय भान सिंह के जालिम थपेड़ों से निकाल कर अलग ले जाएगी। वह देखेगी, अपनी आंखों से देखेगी कि उस आदमी का क्या परिणाम निकलता है जो जुल्म और सितम ढाते ढाते सीमा के पार निकल चुका है। वह आगे बढ़ी, कमरे में नजर डाली। मोटी सुर्ख कालीन, कीमती फर्नीचर, सुंदर फानूस। उसने एक दरवाजा पार किया जहां से वह जाते समय निकली थी। कुछ एक सीढ़ियां और नीचे उतरी तो एक पत्थर का दरवाजा मिला। प्रताप सिंह ने आगे बढ़कर उसकी कलाई दबाई तो वह आहिस्ता से अपनी जगह से सरका। राधा अंदर प्रविष्ट हो गई। यहाँ दिन के समय भी फानूस में प्रकाश उजागर था। उसने पलटकर देखा तो प्रताप सिंह जा चुका था। कमरा इस प्रकार चारों ओर से बंद था कि उसकी चिख तक बाहर नहीं जा सकती थी। बाहर से देखने में किसी को ध्यान भी नहीं आ सकता था क्या किसी का तहखाना है या रंगमहल है। इस रंगमहल में किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं है। प्रताप सिंह स्वयं इसकी देखभाल करता है। यह रंगमहल बहुमूल्य धातुओं से सुसज्जित है। अखरोट की लकड़ी के सुंदर फर्नीचर, चांदी के बड़े बड़े फूलदान, पत्थर की नग्न मूर्तियां, नग्न तस्वीर, फर्श पर सुर्ख कालीन, परंतु बीच का एक अच्छा भाग खाली था। चिकने संगमरमर के फर्श को शायद सुंदरियों को थिरकते कदमों के लिए सुरक्षित छोड़ दिया गया था। एक और एक्वेरियम रखा था, बड़ा और सुंदर, जिसके अंदर अनेक प्रकार की रंगीन मछलियां तैर रही थी। राधा ने इन्हें दूर से ही देखा। इसके हाल पर उसे तरस भी आया। बंद पिंजरे में हर वस्तु कैद होती है। वह एक पलंग पर बैठ गई। उसके हल्के से बोझ से पलंग का मखमली गद्दा अंदर को धस गया। पैरों को ऊपर समेट कर उसने घुटने के चारों ओर अपनी नर बाहें लपेट ली और गर्दन झुकाकर अपना एक गाल इस प्रकार रख लिया। सामने पलंग के समीप ही एक छोटी मेज पर एक समा रखी थी, जिसे सुबह होने से पहले ही बुझा दिया गया था। समा यहाँ कई जगहों पर थी, परंतु सब बुझी हुई थी। उसकी जिंदगी के समान खामोश, उदास, बेदम। उसकी आंखों से आंसू मोतियों के समान पलकों से छलक पड़ा। भोला, उसके ओठों से एक आह निकली। वह जैसे स्वयं से ही बोली, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचा लिया? वह सिसक पड़ी और उसकी आंखों से टपके आंसू उसकी बाहों पर फिसलकर उसके सामने जीवन की एक गाथा प्रस्तुत करने लगे। भोला उसके बचपन के साथी, बचपन में ही उसके घर वालों ने उन दोनों की मंगनी कर दी। राधा का दिल कांप गया। वह जानती थी कि गांव की कितनी लड़कियां इज्जत लूटने के सारा गम सोने चांदी के तराजू में बैठते हैं भूल जाती है, परंतु वह ऐसा कदापि नहीं होने देगी। उसने भोला को देखा बहुत आशा से, परंतु वह उस समय भीगी बिल्ली बना अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए था। तुम कौन हो? राजा विजय भान सिंह ने प्रताप सिंह को उत्तर न देते हुए भोला को देखा। जी मैं सरकार इसका होने वाला पति हूँ, उसने घबराकर अटकते हुए स्वर में कहा दिया। राजा विजय भान सिंह ने मुस्कुराकर अपने घने सुंदर बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा, कब है शादी? इसी पूर्णिमासी को। भोला को साहस बांधा, वह सीधा खड़ा हो गया। राजा विजय भान सिंह फिर मुस्कुराए। उसके बड़े बड़े सुंदर मुखड़े पर यह मुस्कान बहुत सुंदर लगती थी, परंतु राधा को यह जरा भी अच्छी नहीं लगी। प्रताप सिंह इशारे पाकर जब दोबारा घोड़े पर सवार हुआ तो एड़ लगाकर दोनों ने ही हवेली की ओर बढ़ गए। मुझे इस राजा के बच्चे की नीयत अच्छी नहीं लगती। राधा एक अज्ञात भय से कांपकर भोला के समीप होती हुई बोली, और मुझे भी। भोला ने अपने भय खाए दिल पर काबू करते हुए कहा। भोला, राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और डरकर बोली, तू मेरा साथ तो कभी नहीं छोड़ेगा ना? नहीं राधा, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। भोला ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। राधा उसके मुखड़े के नीचे गहरी गहरी सांसें लेने लगी। पूर्णिमासी की रात राधा मंडप में सबके सामने भोला के गले में जयमाला डालने ही वाली थी कि शोर मच गया। डाकू आ गए, डाकू आ गए। अधिकांश डाकू गांव की सुंदर लड़कियों के विवाह में ही आते थे। धन दौलत लूटने के बजाय लड़कियों को उठा ले जाना ही इनका ध्येय रहा। गांव वालों को इन डाकुओं पर संदेह भी रहा है, फिर भी अपने छोटेपन का विचार करके वह सब्र कर लेते थे। जानते थे
हाथ पांव चलाने का अंजाम बहुत बुरा होता है, अपनी बहू बेटियों को खोने से भी अधिक भयानक। बारात में हलचल मच गई, लोग इधर उधर दौड़ पड़े। कुछ एक नवयुवकों ने लाठी उठाई तो गोलियों का शिकार हो गए। डाकुओं ने बहुत आसानी के साथ राधा को उठा लिया। भोला ने आगे बढ़ना चाहा तो सिर पर लाठी का भरपूर वार पड़ा। राधा की चीख निकल गई, वह तड़पती छटपटाई, अपने बाल नोच लिए, कलाइयों की चिड़ियां तोड़ डाली, भगवान की दुहाई दी, परंतु डाकुओं ने उसका मुंह बांध दिया, आंखों पर पट्टी चढ़ा दी, हाथ पैर बांधे और घोड़े पर चढ़ाकर अपने झुंड के साथ खेतों के अंधकार में लुप्त हो गए। गांव की चीख पुकार, उसके बूढ़े बाबा की तड़पती दुहाई, शोर कानों में दूर तक आ रहा था। सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया। गांव की एक इज्जत और चली गई लूटने के लिए। एक स्थान पर ले जाकर राधा को घोड़े पर से उतारा गया, फिर उसे किसी मर्द का कंधा नसीब हुआ। जब कुछ देर तक हिचकोले खाने के बाद उसे बहुत कोमलता से नीचे उतारा गया तो उसके कदमों तले मुलायम कालीन थी। कुछ देर बाद कदमों की चाप लुप्त हो गई, जैसे उसे उठाकर लाने वाला व्यक्ति जा रहा हो। फिर दूसरी चाप समीप आई, उसके बिल्कुल समीप आकर रुक गई और तब उसकी आंखें खोल दी गई। राधा कांप कर पीछे हट गई। उसने भाग निकल के लिए चारों ओर निरीक्षण किया। कहीं कोई दरवाजा नहीं, खिड़कियां नहीं, केवल दीवारें ही दीवारें थी, मानो वह जमीन की कोख से निकलकर यहाँ आ गई थी। दरवाजा उस तरफ है। राजा विजय भान सिंह ने मुस्कुराते हुए एक और इशारा किया, मगर तुमसे वह नहीं खुलेगा, काफी ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि पलड़े पत्थर के हैं। राधा कुछ न बोली, तड़प कर रह गई। यह हमारा रंग महल है, राजा विजय भान सिंह ने फिर कहा। यहाँ तुम्हें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। जब तक हमारी इच्छा होगी तुम यहीं रहोगी, हमारी रानी बनकर। उसके बाद हम तुम्हें इतनी दौलत दे देंगे कि तुम जहाँ चाहो जा सकती हो और बहुत शान के साथ रह सकती हो। राधा के दिल पर बर्छियां चल गई। नफरत से उसने अपने मुंह फेर लिया। जिन दीवारों पर बड़े बड़े शीशे जड़े हुए थे, राधा रात के झागदार प्रकाश में उसने अपनी अवस्था देखी तो दिल रोप दिया। लटें बिखरी थी, कपड़े जगह जगह से फटे हुए। दिल की तड़प के आगे उसके इसका ध्यान ही नहीं किया। शरीर पर अब भी चांदी के गहने चमक रहे थे, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में मोटा हार, कलाइयों पर पहना कंगन रक्त से लथपथ था। अंगुलियों में कुछ एक चांदी के छल्ले, एक अंगूठी पर लिखा था राधा। सिर पर मुकुट जाने कहाँ गिर गया और करधनी कमर के नीचे लटक आई थी। पैरों में पायल, बिछिया, हाथ पैरों में रची बसी मेहंदी की सुगंध शेष थी। राजा विजय भान सिंह ने शीशे की एक अलमारी खोली। विदेशी शराब की अनगिनत बोतलें चमक उठी। उसने अपना जाम भरा, फिर समीप ही रखे एक्वेरियम में छोटी छोटी मछलियों को देखता हुआ बोला, राधा, जितनी मछलियां इस एक्वेरियम की शान रही हैं, इतनी ही लड़कियां मेरी बाहों में भी आई है। जिस प्रकार इन मछलियों को पानी और चारे की कमी नहीं होती, उसी प्रकार मैं अपनी बाहों में आई लड़कियों को भी किसी प्रकार वस्तु की कमी नहीं होने देता हूँ। जिस मछली ने अपनी झूठी शान के कारण मेरी इच्छा से इनकार किया है, उसे मैं पानी से निकाल कर फर्श पर छोड़ देता हूँ। फिर जब यह तड़प तड़प कर मरती है तो मुझे बहुत आनंद आता। राधा ऊपर से नीचे तक कांप गई। राजा विजय भान सिंह ने एक ही झटके में शराब खत्म की और जाम को फेंकते हुए ताली बजाई। दो दासियां उपस्थित हुई, अर्धनग्न सी। उन्होंने झुककर अपने मालिक की आज्ञा की प्रतीक्षा की। इस हसीना के शरीर से गांव की यह गंदगी दूर करके इस पर शाही नगीने जड़ दो, राजा विजय भान सिंह ने कहा। दासियों ने आगे बढ़कर राधा को घेर लिया। उन्होंने उसके शरीर से गहने उतारे, गले का हार, झुमके, करधनी, पायल, बिछिया। राधा उसी प्रकार बुत बनी खड़ी रही। शादी के फटे हुए जोड़ों में वह एक लुटी हुई विधवा लगने लगी। उन दासियों ने जो है उसके शरीर से कपड़े उतारने आरंभ किए। राधा की मुर्दा आत्मा में जाने कहां से जान आ गई। सहसा उसका हाथ हवा में लहराकर एक दासी के गाल पर इस प्रकार पड़ा कि वह छटपटाकर रह गई। तमाचे का स्वर सुनकर राजा विजय भान सिंह झट पीछे पलटा। लपक कर वह राधा के सामने आया, उसे घूर कर देखा, फिर उसने दासियों पर दृष्टि डाली और पीछे हटकर दूसरी ओर चली गई। तुमको शायद नहीं मालूम कि आज तक हमारी इच्छा के विरुद्ध इस इलाके में एक पंछी भी नहीं फड़फड़ाया है। राजा विजय भान सिंह ने उसे बाहों में पकड़कर झकझोर दिया। फिर उसका मुखड़ा अपनी ओर करते हुए क्रोध से कहा, हमने कभी ऐसी जुर्रत बर्दाश्त नहीं की है। अपनी दौलत के नशे में तुम कुछ भी कर सकते हो। राधा ने अपने दिल को मजबूत करते हुए कहा, परंतु तुम्हारा यह जुल्म अधिक दिनों तक नहीं चल सकेगा। राजा विजय भान सिंह एक शेर के समान बल खाकर रह गया। राधा के गाल पर उसने ऐसा सख्त थप्पड़ मारा कि एक ओर रखे बड़े चांदी के फूलदान से टकराकर वह वहीं गिर पड़ी। उसकी कनपट्टी के समीप घाव बन गया। रक्त की तेज धार निकल आई। राजा विजय भान सिंह ने दोबारा जाम डाला, पीता ही गया कई बार, यहाँ तक कि उसकी गुस्से भरी आंखों में भी शराब का रंग उतर आया। चेहरा तमतमा उठा, होठ भिज गए और उसने अपने
पैरों राधा की ओर बढ़ाए तो वो लड़खड़ा रहे थे। राधा एक घायल मृग के समान फर्श से उठने का प्रयत्न करती सी सहमी सहमी आंखों द्वारा उसे देख रही थी, जिसके चंगुल से बच जाना एक दैविक चमत्कार ही होता। शेर की मांद में आया शिकार भी कभी वापस गया है। विजय भान सिंह उसके समीप आकर झुककर उसकी बाहें थामी और उसे खड़ा किया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी का पहला भाग। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप कमेंट में कहानी के दूसरे भाग के लिए यस लिखें, तो हम कहानी के दूसरे भाग हम आपको सुनाएंगे 2-4 दिनों में। तो दोस्तों, आज हम